आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है डीएनए एनालिसिस। तो पहले देखते हैं नाम डीएनए। जाहिर सी बात है, आपको पता है डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। एनालिसिस ये होता है किसी चीज़ को जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को देखना, एनालाइज करना कि वो किस तरह का है या कैसा है। तो डीएनए एनालिसिस, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है? जिस तरह हर इंसान की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसी तरह हर इंसान का जो डीएनए होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि डीएनए को एनालाइज करेंगे कि हर इंसान का दूसरे इंसान से किस तरह डिफरेंट है डीएनए। अब इसका एक और नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग। आप लोगों की जो फेसबुक प्रोफाइल है वो आपकी स्पेसिफिक है ना, किसी ने उसमें प्रीशियस डॉल लिखा हुआ है, किसी ने क्या लिखा हुआ है, पापा की लाडली वगैरह वगैरह। तो इसी तरह डीएनए की जो प्रोफाइल है वो भी डिफरेंट है, हर इंसान का जो डीएनए है वो डिफरेंट है। तो ये इसके तीनों नाम है। किसी तरह भी आपको क्वेश्चन आए डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस, तो इसका एक ही मतलब होगा। नाम समझ आ गया? अब इसकी एप्लीकेशंस, हम ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग हम क्यों करते हैं, हम डीएनए को एनालाइज क्यों करते हैं, तो ये डिफरेंट इसके लिए एप्लीकेशंस मैंने लिखी हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस है, लेकिन जस्ट थोड़ी सी मैंने लिखी हैं। टू ऑब्जर्व इन्फेक्शन, सपोज़ किसी को इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन किस वजह से होता है? या तो वो बैक्टीरिया की वजह से होगा या फिर वायरस की वजह से होगा। तो अगर तो वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? आरएनए या डीएनए। तो यहाँ पे मौजूद होगा सपोज आरएनए है, तो हम इस आरएनए को देख के, यानी कि इस आरएनए को बाहर निकालेंगे, फिर इसकी डीएनए एनालिसिस करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो आरएनए है ये किस बैक्टीरिया का है और हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, या किस वायरस का है और हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक से लेते हैं और वायरस के लिए हम क्या लेते हैं? वैक्सीन लेते हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए इन्फेक्शन को हम क्या करते हैं? डीएनए एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा एवोल्यूशन, सपोज आप में से एक बंदा कहता है कि जो चिड़िया है उसका वो क्लोजली रिलेटेड है पिजन से, और एक कहता है कि नहीं, जो चिड़िया है वो क्लोजली रिलेटेड है डव से या फिर किससे? पैरट से। तो हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करने के लिए कि वो किससे ज़्यादा रिलेटेड है, हम करते हैं डीएनए एनालिसिस। तो जिन दो जानदारों का जो डीएनए है वो सेम होगा, ज़्यादा सिमिलर होगा, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, तो हम एवोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डीएनए एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा सपोज किसी हॉस्पिटल में अगर किसी एक बंदे का जो बेबी वो लॉस्ट हो गया, या लॉस्ट नहीं हुआ, उसका जो बेबी है उसने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था कि वो बेटा था, लेकिन बाद में डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपको बेटी हुई है, मुबारक हो। तो फिर वो डॉक्टरों को क्या कहेगा कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो मेल था। तो फिर क्या होगा? फोरेंसिक साइंस वाले आएंगे, वो क्या करेंगे? वो उस बेबी का डीएनए लेंगे, फिर उस पेरेंट का डीएनए लेंगे, यानी कि सपोज ये एक पेरेंट है, इसी तरह ये बेबी है, इसी तरह एक और पर्सन है लाइक जो कह रहा है कि ये मेरा बेबी है, यानी कि वो कोई अमीर ज़्यादा है, उसने डॉक्टरों को पैसे दिए हैं वो बेबी लेने के लिए, तो ये वो वाला पर्सन है। इससे सपोज मैं नॉन पेरेंट लिख दिया एन से। तो डॉक्टर क्या करेंगे? वो इस बेबी का डीएनए टेस्ट करेंगे। अब इस बेबी का ये जो डीएनए टेस्ट है, अगर तो ये इस पेरेंट के साथ ज़्यादा मिलता जुलता हुआ, तो ये जो बेबी होगा ये इस पेरेंट का होगा। तो जाहिर सी बात है जिसका बेटा होगा उसी के साथ ज़्यादा मिलेगा ना, और जो दूसरा बंदा होगा जिसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, उसको क्या होगा? जेल हो जाएगी। तो इस तरह हम बेबी या किसी भी बंदे को तलाश करने के लिए डीएनए एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा सपोज अगर प्लेन क्रैश हो गया, अल्लाह ना करे, लेकिन पिछले दिनों इस तरह हुआ था कि प्लेन क्रैश हो गया था। अब उस प्लेन क्रैश में क्या हुआ था? लोगों के ना छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पीसीज हो गए थे। तो अब जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं? वो उन पीसीज का डीएनए टेस्ट करते हैं, और फिर वो जो लवाहिकीन होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स या उनके ख़ानदान वाले होते हैं, वो उनके पास आते हैं डॉक्टरों के पास और कहते हैं कि हमारा भी बंदा इस प्लेन में था, तो हमारा जो बंदा था उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें दे दें। तो डॉक्टर क्या करते हैं? वो जो उनके लवाहिकीन होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, उनका डीएनए टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा वो जो अल्लाह को प्यारा हो गया उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। तो जिसका ज़्यादा मिलता जुलता होगा वो
वो बंदा उस फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो प्लेन क्रैशेज या इस तरह के कोई भी हादसाती में मौत हो जाए, बम जो है वो किसी जगह पे फट जाए, या किसी भी तरह का कोई भी मसला हो जाए। इसी तरह अगर किसी का मर्डर हो जाए, सपोज़ एक मेल है और उसका मर्डर हो गया। अब मर्डर से पहले थोड़ा बहुत तो फ़ाइट तो होती होगी, यानी कि फ़ाइट होती है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अब जब फ़ाइट हो रही हो तो वो बंदा क्या करता है, वो इस तरह परिंद खेलता है या नाखून मारता है। तो वो जो नाखून होते हैं, नाखूनों के अंदर उस बंदे के जिसने मारना होता है, यानी कि जो क्रिमिनल होता है, उसके सेल्स नाखून में आ जाते हैं। तो जो फोरेंसिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस लाश के नाखूनों से सेल्स लेते हैं और क्या करते हैं, उसका फोरेंसिक करते हैं, और फिर जिस पे शक हो उसका भी फोरेंसिक करते हैं। अगर तो जिस पे शक है उसका डीएनए और वो जो लाश पड़ी थी उसके नाखून के अंदर जो सेल मिला है उसका डीएनए मैच कर जाए तो वो बंदा क्या होगा, क्रिमिनल होगा। इसी तरह मतलब अगर नाखून में ना भी अटका हो, अगर उसका कोई बाल नीचे गिरा पड़ा हो, यानी कि जो क्रिमिनल था, जो गोली मारने आया था या चाकू से उसने फायर ये किया था कत्ल, तो अगर तो उसका कोई बाल नीचे गिरा पड़ा है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसका डीएनए चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसने कोई थूक फेंकी है सपोज़, तो उससे भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज़ उसने अगर आते ही थोड़ी बहुत कंघी वगैरह की है, तो कंघी के अंदर अगर बाल अटक गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज़ अगर ऐसा हो, सपोज़ उसने कहा होगा ना कि क्या हुआ है, तो उस बाल से भी हम उसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। या सपोज़ कोई और भी बड़े ज़्यादा केसेस होते हैं। डीएनए एनालिसिस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अगर तो सपोज़ किसी फीमेल का रेप हुआ है और उसका जो वेजाइनल ट्रैक है उसके अंदर एक स्पर्म मिल जाए, तो उस स्पर्म से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए एनालिसिस करके मुजरिम का पता लगवा सकते हैं। जिस तरह पिछले दिनों क्या हुआ था, ज़ैनब का जो केस हुआ था, तो उसके गाँव में जितने भी लोग थे ना, उन सब का डीएनए लिया गया। तो सबका डीएनए हमने इकट्ठा किया था फोरेंसिक वालों ने, और जो वो लड़की थी उसके जो वेजाइनल ट्रैक से स्पर्म मिला था उसका डीएनए इकट्ठा किया था। तो सपोज उसका जो डीएनए था वो ये था। तो अगर तो इन बैंड्स के साथ अगर किसी भी बंदे का डीएनए मिल जाता है तो वो बंदा क्या होगा, वो मुजरिम होगा। तो इस तरह हम डीएनए एनालिसिस को मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस थी। बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा हुआ, वैसे मैंने आपको बताया। अब इसका एक प्रोसेस है, इसका ना कंप्लीट एक प्रोसेस है, ये किस तरह करते हैं। तो ये है असल क्वेश्चन कि डीएनए एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, हम किस तरह इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डीएनए लेंगे, यानी कि गेन डीएनए, किसी न किसी तरीके से डीएनए लेंगे। अब वो डीएनए किस तरह से ले सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, किसी के नेल से ले सकते हैं, किसी की हड्डी से ले सकते हैं, किसी के सलाइवा से ले सकते हैं, किसी के वेजाइनल ट्रैक से ले सकते हैं, किसी की कंघी से ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम डीएनए को ले सकते हैं। अब जब हम डीएनए ले लेंगे तो वो डीएनए बहुत थोड़ा सा होगा। नाखून के अंदर कितना को डीएनए आ सकता है, बहुत थोड़ा। तो हम डीएनए को सपोज ये अगर हमने डीएनए कलेक्ट कर लिया है तो इस डीएनए को फिर हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी कॉपी करवाएंगे। तो इसकी कॉपी के लिए कल हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन था जिससे एक डीएनए की हम मल्टीप्लाई कॉपियाँ बना सकते हैं, एक डीएनए से मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। तो हम पहला स्टेप क्या है, डीएनए गेन करना और उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इतना समझ आ गया, पहला स्टेप। सेकंड, हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रीट करवाते हैं एंडोन्यूक्लियोसिस से, यानी कि जो डीएनए हमने निकाला है, जो लिया है, उसको सपोज़ वो डीएनए मौजूद है एक टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर वो डीएनए मौजूद है। हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एंडोन्यूक्लियस फेंक देंगे, यानी कि ये जो एंजाइम है ये इसमें डाल देंगे। अब एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस दरअसल एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं, यानी कि डीएनए को मुख्तलिफ हिस्सों से कट करते हैं। तो इस डीएनए को सपोज ये डीएनए है, तो ये जो एंजाइम होंगे ये इसको इस हिस्से से या इस हिस्से से कट कर देंगे। तो स्पेसिफिक जगहें होती हैं, उन जगहों से डीएनए को कट किया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे एक डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा।
अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिंपल डीएनए को हासिल किया और उस डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक एंजाइम डाला, उस एंजाइम से हमने क्या किया, उस डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये काम जो है ना, ये फोरेंसिक वाले करते हैं। अल्लाह करे आप में से भी कोई फोरेंसिक वाला बन जाए, फोरेंसिक डॉक्टर होता है। तो हाँ, तो उनका ये काम होता है, वो क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी ये आप सीख लें, आपको बाद में फिर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीएनए को गेट किया, निकाला, फिर उस डीएनए को टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिए। जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिए तो डीएनए छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया। इतना समझ आ गया? अब एक ना मशीन होती है, उसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। अब ये जो मशीन है ये ना इस तरह की होती है। सपोज ये एक ट्रे है, ठीक है। अब इस ट्रे में हम क्या करेंगे, इसमें हम जेल डालेंगे। जेल क्या होती है, एक विस्कस सा मीडियम होता है, एक थिक लिक्विड होता है। तो वो हम क्या करेंगे, वो इसमें डाल देंगे। जब जेल इसमें डाल देंगे तो जेल पहले ना उसकी जो विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन जब ठंडी हो जाती है तो वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब इस मशीन में एक साइड पे मौजूद होती है नेगेटिव चार्ज होता है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि एक साइड पे एनोड होता है और एक साइड पे क्या होता है, कैथोड होता है। अब हम ना जब जेल डाल दी है तो फिर छोटी छोटी ना कोम्स होती हैं। कोम्स कहते हैं, किसे कहते हैं, कंघी को। तो इस तरह की ना कंघियाँ होती हैं, इस तरह की। तो जितने सैंपल होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा उस कंघी के आगे ये दंदे से बने होते हैं, ये जो बाहर निकले हुए प्रोजेक्शंस बनी होती हैं। तो इस कोम से हम क्या करते हैं, इस कोम से जब जेल ठंडी हो जाती है तो ये कोम हम यहाँ पे इस तरह मारते हैं और यहाँ पे 3 सुराख बन जाते हैं। सपोज अगर 3 सैंपल हैं तो 3 सुराख बन जाते हैं, 3 गड्ढे बन जाते हैं। इतना समझ आ गया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पहले जेल डाली, जब जेल ठंडी हो गई, थिक हो गई, तो हमने कोम्ब से उसके अंदर सुराख कर दिए। अब हमारे पास जितने सैंपल होते हैं, यानी कि सपोज यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब एक बेबी लॉस्ट हो जाता है तो उसका एक पेरेंट होता है, एक वो बेबी होता है और एक वो दूसरा बंदा होता है जो क्लेम कर रहा होता है। तो इन तीनों का हमने डीएनए टेस्ट करना है। तो इसके लिए अलहदा टेस्ट ट्यूब होगी, इसके लिए अलहदा टेस्ट ट्यूब, इसके डीएनए के लिए अलहदा टेस्ट ट्यूब। तो सपोज ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में 3 डिफरेंट तरह के डीएनए मौजूद है। तो एक पेरेंट का डीएनए सपोज हमने इस पहले सुराख में डाल दिया, पेरेंट का डीएनए। दूसरे में हमने बेबी का डाल दिया, तीसरे में हमने उस बंदे का डाल दिया जो कि क्लेम कर रहा है। अब क्या होगा, अब हम चार्ज देंगे, यानी कि ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो अब हम ये ना जुड़े होते हैं वायर के साथ एक बैटरी के ज़रिए। तो जब हम बटन ऑन करेंगे तो ये जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए के ऊपर मौजूद होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम चार्ज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किस तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा या पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है वो मूव करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। जो बड़ा पार्टिकल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, जो छोटा पार्टिकल होता है वो जल्दी मूव करता है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब्स थी इसमें छोटे छोटे पीसेस थे ना, तो जो बड़ा पीस होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा और जो छोटा पीस होगा वो जल्दी से मूव कर जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे भी इस तरह मूवमेंट हुई, यहाँ पे भी बड़ा पार्टिकल पीछे रह गया है, छोटे पार्टिकल्स आगे मूव हो गए। ठीक है, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने क्यों की है, हमने डीएनए के इन पार्टिकल्स को, डीएनए के इन फ्रैगमेंट्स को, इन हिस्सों को अलहदा करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है। ये भी समझ आ गया? तो साउथर्न ब्लोटिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डीएनए को निकालते हैं, निकाल के इसको पुट कर देते हैं एक शीट के ऊपर। इस शीट का नाम है नायलॉन शीट। ठीक है, यानी कि डीएनए को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल के नायलॉन शीट के ऊपर ऐड करना है। अब नायलॉन शीट के ऊपर जब ऐड करना है तो किस तरह ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, हम नायलॉन शीट
इसके ऊपर रखते हैं। अब जब नायलॉन शीट इसके ऊपर रखते हैं तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं नायलॉन शीट इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, इसको भी एब्जॉर्ब, ये और इन सबको। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए पड़ा होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर, उसके ऊपर हमने नायलॉन शीट रखी। नायलॉन शीट क्या करेगी, इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसको हम कहते हैं साउथर्न ब्लोटिंग। अब ये जो स्टेप है ये ओवरनाइट किया जाता है, पूरी रात तक रखा जाता है। जब पूरी रात रखते हैं तब क्या करते हैं, ये शीट एब्जॉर्ब करती है। तो साउथर्न ब्लोटिंग समझ आ गया। अब जब हम साउथर्न ब्लोटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रोब डालते हैं। अब प्रोब क्या होता है, प्रोब असल में ये डीएनए ही होता है, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। अब ये जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे जो डीएनए मौजूद होता है ना उसके एंटी पैरेलल होते हैं, यानी उनके मुखालिफ होते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट होते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे डीएनए मौजूद है, इसके अंदर जो डीएनए है उसमें एडेनिन है, थायामीन है, साइटोसिन और फिर थायामीन है। तो एडेनिन के ऑपोजिट में क्या मौजूद होता है, थायामीन, थायामीन के ऑपोजिट एडेनिन, साइटोसिन के ऑपोजिट ग्वानोसिन और थायामीन के ऑपोजिट एडेनिन। तो ये वाला डीएनए यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो हम प्रोब डालते हैं ये प्रोब दरअसल वो डीएनए होता है जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये ग्रीन वाला डीएनए है। तो ये जो प्रोब है ये अब जब हम डालते हैं इसके अंदर तो क्या होता है, प्रोब के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं और इसके साथ मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है जो ए का ऑपोजिट है तो वो इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ और इसके साथ। तो इस तरह क्या हुआ कि जो प्रोब है वो क्या करता है, वो मिल जाता है कहाँ पे, डीएनए के फ्रैगमेंट्स के साथ। ये पॉइंट समझ आ गया। यानी जस्ट इसमें ये हुआ है कि ये जो डीएनए के पार्टिकल्स हैं, ये जो डीएनए के पार्टिकल जिनको हमने नायलॉन शीट के ऊपर ऐड किया है, इसमें जब हमने ये प्रोब को डाला तो प्रोब ने क्या किया, प्रोब जाके इस डीएनए के साथ मिल गया। अब इस प्रोब की खासियत ये है कि ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। तो जब इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं तो हम उन रेडिएशंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है और जो प्रोब डीएनए है इन दोनों का मिलना ज़रूरी है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होना ज़रूरी है। जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है यानी कि ये दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, अब ये जो प्रोब था ये रेडियो एक्टिव था तो इसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं। अब ये जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं इनका हम प्रिंट ले लेते हैं कहाँ पे, एक्सरे के ऊपर। जिस तरह आप लोग एक्सरे करवाते हो तो आपकी हड्डियां नज़र आती हैं, उसी तरह एक शीट होती है उसके ऊपर हमें प्रिंट मिल जाता है किसका, इस प्रोब का। अब जब ये प्रोब हमें मिल जाता है, ये वाला जो एक्सरे फिल्म मिल जाती है, तो एक्सरे फिल्म को फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, विक्टिम का डीएनए, मुजरिम का डीएनए या जिसके साथ कंपैरिजन करना हो उसका डीएनए और ओरिजिनल डीएनए। तो इस तरह हमें क्या मिलता है, एक पूरा के पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है, पूरी फिल्म मिल जाती है। इसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट, कि हमें डीएनए का पता चल गया। तो ये लास्ट स्टेप था जिसको 4 मुख्तलिफ सब स्टेप्स में मैंने आपको बताया। तो ये समझ आ गया।